हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जिन बच्चों ने फ़िलासफ़ी को लिया होगा एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी किसी भी रूप में, ज़्यादातर बच्चे तो एमडीसी और एमआईसी के रूप में इसको लिए हुए हैं, तो उनके जो सिलेबस में है आप देखिएगा फर्स्ट यूनिट का, तो उसी के अकॉर्डिंग आज का क्लास है। उसमें साइंटिफिक जो एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। बीए सेकंड सेमेस्टर के जो भी बच्चे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको आप देख लीजिएगा तो यूनिट 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले के वीडियो को भी आप देख सकते हैं अगर आपको देखने की इच्छा हो तब, अन्यथा यहाँ से हम लोग जो नई चीज़ें हैं, नई टॉपिक है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। आज का जो टॉपिक है इसका नाम है वैज्ञानिक व्याख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो पहली चीज़ वही समझेंगे वैज्ञानिक व्याख्या है क्या। दूसरी बातें इसमें ये समझने का हम लोग प्रयास करेंगे कि वैज्ञानिक व्याख्या जो है इसके कितने जो भाग हैं उसको देखेंगे और इससे रिलेटेड बनने वाले प्रश्न को देखेंगे। फिर हम लोग अंतिम में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड होंगे, मिलते जुलते होंगे, जो कि फिलॉसफी का है। ठीक है, तो चलिए बिना विलंब की चीज़ों को समझते हैं हम लोग। तो देखिए वैज्ञानिक व्याख्या जो है ना, जिसको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बोलते हैं, तो हमने बताया था विज्ञान क्या है। तो विज्ञान के बारे में हमने जब बताया था वहाँ पर बताया था कि विज्ञान जो है क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, यानी जो क्रोनोलॉजी में ज्ञान है, नॉलेज है, उसी को क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं या साइंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसी में बोल रहा है वैज्ञानिक व्याख्या अगर क्या है आपसे पूछ रहा है, तो वैज्ञानिक व्याख्या के बारे में आपसे पूछेगा उसका अर्थ बताइए, तो इस तरह बताइएगा, जब किसी भी चीज़ को तर्क या प्रयोग के आधार पर सिद्ध किया जाता है ना, तो उसे हम वैज्ञानिक व्याख्या कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप अपने गाँव में रहते हैं, आपके गाँव में एक प्रचलन होगा कि भूत होता है। ठीक है, ये तो हमारी और आपकी बातें हुई कि ये भूत होता है, ये हम लोग मानते हैं, लेकिन विज्ञान की जब नज़रिए से देखिएगा ना, तो विज्ञान इस बात को स्वीकृत नहीं करता या मानता नहीं है कि भूत पिशाच कुछ ऐसे चीज़ होते होंगे। तो विज्ञान बोलता है ना कि जो भी चीज़ जो तर्क के आधार पर, प्रयोग के आधार पर सिद्ध होगा ना, उसी को मानेंगे। यानी कि विज्ञान बोलता है अगर मान लीजिए पानी बनाना है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर जल बनता है, तो अगर ये प्रयोग करके हम देखेंगे कि हाइड्रोजन को मिलाएं, ऑक्सीजन को मिलाएं, तो वह जल बनेगा, तभी हम उसको मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। यानी विज्ञान उस बात को मानता है जो प्रैक्टिकल है, उस बात को नहीं मानता जो कल्पना पर आधारित है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात है इसमें ये चीज़ समझिए, अगर मान लीजिए हम लोग मानते हैं कि भूत होता है, लेकिन विज्ञान बोलता था कि नहीं होता है, फिर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुआ, ठीक है, बहुत खोजबीन हुआ, उसके बाद ये पता चला, विज्ञान भी अब बोलता है ना कि भाई देखिए भूत पिशाच तो होता नहीं है, बट ऐसा मानता है विज्ञान कि कोई एक शक्ति होती है जो कि इस पृथ्वी को कंट्रोल कर रही है या चलाने का काम कर रही है, यानी वह भी कुछ चीज़ों पर या कुछ मिथ को स्वीकार करती है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यानी कि सीधे अर्थों में वैज्ञानिक व्याख्या के बारे में आपसे पूछेगा कि मतलब क्या होता है, ये तो हमने उदाहरण देके आपको समझाया था कि आपके दिमाग में ये फिट हो जाए, लेकिन ऐसी बातों को याद रखिएगा बच्चों कि जो तर्क का मतलब होता है जिस पे हम लोग वाद विवाद कर सके। मान लीजिए आपके गाँव में कोई चीज़ हुआ, उस पर वाद विवाद आप नहीं करिएगा तो आपको क्या पता होगा कि वो सही है कि गलत है। ठीक है, यानी साफ सुथरे अर्थों में कहें, ऐसी चीज़ें जिसमें तर्क और प्रयोग के द्वारा वह सिद्ध हो जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं वैज्ञानिक व्याख्या। ठीक है, उसी को विज्ञान स्वीकार भी करता है। ठीक, उसके बाद देखिए वैज्ञानिक व्याख्या के अंतर्गत किसी भी विचार को तभी स्वीकृति मिलती है जब वह निरीक्षण और प्रयोग पर आधारित हो। यानी कि ये बोल रहे हैं कोई भी चीज़ तभी स्वीकृत की जाएगी जो कि निरीक्षण का मतलब होता है ना, जिसको आप फिर से जांच उसका कर सकें, और प्रयोग का मतलब होता है जिसका आप यूज कर सकें। ठीक है, जैसे कि आपको हम बताते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, H+O, H2+O बराबर H2O बनता है ना, ये जल बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलता है तो जल बनता है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु दोनों ही मिल जाते हैं, तो ये जल बन जाता है। ये प्रयोग किया गया पहले कि भाई हाइड्रोजन को मिला दो, ऑक्सीजन को मिला दो, तो ये जल बन जाएगा। अगर ये सिद्ध नहीं होता कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल नहीं बनता, तो ये बात जान लीजिए बच्चों कि ये गलत हो जाता है, इसको विज्ञान नहीं स्वीकार करता। ठीक है, यानी जो बातें प्रयोग के द्वारा सिद्ध हो जाए ना, उसी को विज्ञान मानता है। ठीक, वैज्ञानिक व्याख्या प्रत्येक चीज़ को शामिल करता है तब उसे स्वीकृत करता है। यानी कि जब चीज़ों को वो स्वीकार करता है ना, तो उसमें वही है, प्रयोग के द्वारा जो चीज़ें सिद्ध हो जाती है ना, उसी को वह स्वीकार करता है वैज्ञानिक व्याख्या जो है। यानी इसको बोलते हैं साइंटिफिक क्या एक्सप्लेनेशन। ठीक, इस बात को ध्यान में रखनी है, इतनी कंसेप्ट है इस। दूसरे शब्दों में वैज्ञानिक व्याख्या को इस तरह भी आप लिख सकते हैं, किसी भी समस्या का कारण ढूंढकर किसी विषय या नियम के साथ उसकी समानता बताकर अथवा उसे किसी बड़े नियम का निष्कर्ष बताकर स्पष्ट कर देना ही वैज्ञानिक व्याख्या है। मतलब ये बोल रहा है कोई एक समस्या आपके सामने, एक प्रॉब्लम है, उसके कारण को आपने ढूंढा, यानी कि वह प्रॉब्लम आखिर क्यों है। मान लीजिए आप अगर टॉप नहीं कर रहे हैं या आप यूनिवर्सिटी में अच्छा नंबर नहीं ला पा रहे हैं, तो इसके पीछे कोई कारण होगा ना, कि आप हो सकता है मेहनत नहीं कर रहे होंगे, या फिर आपको लग रहा होगा कि भाई कुछ चीज़ें हमारी कमज़ोर है जिसको हम मजबूत नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब कारण होगा जिसको आप जानते हैं, आपके बारे में तो आप खुद ही जानते हैं अच्छे से। तो ये जो कारण है, इस कारण को आप जब जान जाइएगा, उस पर क्या कीजिएगा, कार्य कीजिएगा। यानी मान लीजिए कोई भी विषय में आपको कम नंबर आया, तो उसके पीछे का कारण ये होगा कि आपने उसकी तैयारी ठीक ठाक ढंग से नहीं की होगी। जब इसके बारे में आपने जान गया कि हाँ भाई इस विषय में हमको कम नंबर आया, तो इसका कारण ये था कि हमने इसके बारे में अच्छे से तैयारी नहीं करी। फिर आप क्या कीजिएगा, इस बार बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा। जब इसकी तैयारी अच्छे से कीजिएगा तब तो इसमें अच्छा नंबर आ जाएगा। तो आपको पता चलेगा, देखिए अगर हम अच्छे से तैयारी करते तो रिजल्ट हमारा अच्छा आता है। तो ये एक तरह से क्या हो गया, वैज्ञानिक चीज़ें हो गई, वैज्ञानिक प्रयोग वाली चीज़ें हो गई। तो यही चीज़ें इसमें बोली गई है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा आप। अब देखिए उदाहरण के लिए एक सामान्य बुद्धि के लोग, यानी कि जो सामान्य लोग हैं, जैसे हम और आप, हम लोग वैज्ञानिक तो है नहीं, या विज्ञान पे उतनी आस्था हम लोगों को पहले नहीं थी, जब हम लोग नहीं पढ़ते थे नहीं थी, अब है, लेकिन चूंकि अब हम लोग पढ़े तब तो
आज भी आप देखिएगा गांव में एक बात प्रचलन में होती है, क्या प्रचलन में है कि महिलाएं जो है ना पुरुष की तुलना में कमज़ोर होती हैं पढ़ने लिखने में। लेकिन ये तो गलत है ना बच्चों, क्योंकि आप आज देखिए यूपीएससी टॉपर भी बनती है कौन? लड़कियां बन रही है, लड़के बन रहे हैं तो लड़कियां भी कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, उसके दिमाग से इसका कोई मतलब नहीं है कि कोई महिला है तो वो कमज़ोर होगा, कोई पुरुष है तो वो बहुत तेज होगा, ऐसा कोई मतलब नहीं है। जो पढ़ता है, जो एक्चुअल मेहनत करता है वही तो तेज है, ठीक है। तो विज्ञान उसी चीज़ को मानता है। लेकिन जो सामान्य बुद्धि वाले लोग हैं ना, वो ये बात बोलेंगे जो महिलाएं होती है वो कमज़ोर होती हैं पुरुष की तुलना में पढ़ने लिखने में, और जो पुरुष होते हैं वो बहुत तेज होते हैं। लेकिन जो विज्ञान है वो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ऐसा है कि महिला और पुरुष दोनों ही बराबर होते हैं, जो पढ़ते लिखते हैं, जो मेहनत करते हैं वही तेज हैं, ठीक है। सीधा मतलब ये है। इस उदाहरण को ध्यान में रखिएगा, ये उदाहरण इसीलिए हमने यहाँ पे कोट कर दिया है या रख दिया है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए विज्ञान के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वैज्ञानिक व्याख्या, इसके जो भाग हैं, कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं, आपसे पूछ देगा डिस्कस द साइंटिफिक जो एक्सप्लेनेशन के पार्ट जो है ना, इसके बारे में लिखने के लिए पूछ देगा। या हिंदी में आप यूँ इस तरह कर सकते हैं, वैज्ञानिक जो व्याख्या है इसके भाग का वर्णन करें या इसके प्रकार का वर्णन करें। तो इसके 3 पार्ट हैं। विश्लेषण एक होता है। विश्लेषण का मतलब था नहीं कि मान लीजिए अभी आपको एक हम कोई टॉपिक दे दें, आपको बोले कि इसका विश्लेषण करिए, तो विश्लेषण का मतलब होता है बच्चों इसको एकदम पूरा फैला देना। फैलाना का मतलब होता है ना उसको तोड़ तोड़ के बताना। मान लीजिए आप एक जो यहाँ पे पेड़ का चित्र बना हुआ है, भले ही अच्छा नहीं बना है, लेकिन इसको समझने के लिए आप ध्यान में देखिए। ये जो पेड़ का चित्र बना है, आपको बोलेंगे इस पेड़ को देखिए और इसके बाद आपको निष्कर्ष बताइए कि ये कैसा है नहीं है। आप बोलिएगा सर ये देखिए पेड़ बड़ा है, ये वो कुछ भी आप देखिएगा तो वो बताइएगा। उसके बाद मान लीजिए आपको हम बोलेंगे इस पेड़ में जो टहनी है इसके बारे में बताइए, उसमें जो फल है कितना है इसके बारे में बताइए। आपको बोलेंगे इस पेड़ पर कितना पक्षी बैठा हुआ है इसके बारे में बताइए। जब इसके बारे में पूरा एक एक चीज़ आपसे पूछेंगे, एक एक चीज़ के बारे में आप बताना शुरू कीजिएगा, इसी को बोलते हैं विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब ही होता है कि किसी भी चीज़ को छोटा छोटा करके, तोड़ तोड़ के, अंश अंश में बांट के उसको बताना, ठीक है। यही बात ध्यान में रखनी है आपको। तो देखिए इसको समझ लेते हैं अब हम लोग। विश्लेषण, जब किसी समस्या को तोड़कर छोटे छोटे अंश में बांटकर समझने का प्रयास किया जाता है ना, तो इसे विश्लेषण कहा जाता है, ठीक है। सरल अर्थ में कहें तो विश्लेषण का अर्थ किसी भी चीज़ को विस्तार देना या बृहद रूप उसे प्रदान करना ही विश्लेषण कहलाता है। यानी कि सीधा मतलब सोचिए ना, हम आपको बोले गाय पर लेख लिखिए, तो आप क्या लिखिएगा? गाय को 4 पैर होता है, 2 आँख होता है, 2 कान होता है, 1 पूँछ होती है, ये सब आप लिखिएगा। मतलब उसके बारे में, हर चीज़ के बारे में आप लिख दीजिएगा। अगर यही हम बोल देते कि गाय कैसी होती है, आप बोलिएगा काला या लाल, काला बोल लीजिएगा, या फिर आप बोलिए उजला होता है, कुछ भी बोल दीजिएगा। तो ये तो आप 1-2 लाइन में ही बोल दीजिएगा ना। लेकिन अगर हम आपको बोले गाय पर लेख लिखिए, तो यानी आप कितना बड़ा इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि गाय काली होती है। फिर आप बोलिएगा कि देखिए भाई गाय कुछ नीली भी होती है, कुछ जो है ब्लैक होती है, कुछ वाइट होती है, इस तरह का बहुत चीज़ आप बता सकते हो उसके बारे में। फिर उसको पूछ होता है, ये वो सारा चीज़ लिख दीजिएगा। तो इसी को बोलते हैं विश्लेषण। यानी कि कोई भी टॉपिक आपको दे देगा, उसको पूरा बड़ा करके लिखना या पूरे उसको बृहद रूप से बताना, इसी को बोला जाता है विश्लेषण, ठीक है। ये इसका पहला पार्ट होता है। किसका? तो भाई साइंटिफिक मेथड का। यानी कि साइंटिफिक जो एक्सप्लेनेशन शुरू होती है ना, उसमें पहला चीज़ यही होता है कि उसका विश्लेषण किया जाता है। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद दूसरा है इसको श्रृंखलाबद्ध करना या श्रृंखलाबद्धता। इसका मतलब ये होता है, श्रृंखला का मतलब होता है ए, जैसे मान लीजिए अभी आपको हम बोले ABCD लिखिए, तो आप इसी तरह लिखिएगा, A लिखिएगा, फिर B, C, D, E, F, इस तरह लिखिएगा ना। अगर मान लीजिए कोई बच्चा यही लिखे ABCD, उसको लिखने बोलिए आप, A लिखेगा, C लिख दे, D लिख दे, E लिख दे, फिर वो B लिखे, तो ये श्रृंखला में है क्या? नहीं है। यानी कि देखिए B इसको कहाँ होना चाहिए? B को यहाँ होना चाहिए, A के बगल में, लेकिन ये चला गया कहीं और। यानी श्रृंखला का मतलब होता है ना, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। यानी कि मान लीजिए आपसे बोले कि आपके घर में 4 आप लोग भाई हैं मान लीजिए, तो आपका बड़ा भाई कौन है, दूसरा भाई कौन है, 2 नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है, 4 नंबर पे कौन है, इस तरह आप बताइएगा। तो ये क्रोनोलॉजी हुआ, इसी को बोलते हैं क्रमबद्ध। लेकिन आप बोलिएगा कि छोटा भाई को बोल दीजिएगा बड़ा भाई यही है, जो सबसे बड़ा होगा उसको बोल दीजिएगा वो सबसे छोटा है, तो ये सही हुआ? नहीं हुआ, ये गलत हो गया, ये क्रमबद्ध तो हुआ नहीं। इसी को बोला जाता है श्रेणीबद्धता या श्रृंखलाबद्धता। इसका मतलब होता है क्रमबद्ध, यानी क्रोनोलॉजी में आपको चीज़ों को बताना है, ठीक है। तो देखिए वैज्ञानिक व्याख्या में यह आवश्यक होता है कि किसी भी समस्या के कारण को श्रृंखलाबद्ध रूप से व्यवस्थित किया जाए, ताकि उसके बारे में स्पष्ट जानकारी मिल सके। आपको एक चीज़ हम बता देते हैं, एक क्लू आपको दे देते हैं, ठीक है। आप कभी भी वैज्ञानिक व्याख्या के बारे में लिखिएगा, या कोई भी इसमें जो आपका 2nd सेमेस्टर है, इसमें कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा ना, तो उसमें कारण रख दीजिएगा। बोलिएगा देखिए कारण के ही बारे में हमको चर्चा करना, यानी कारण इसमें विलन है, इसको हर जगह यूज करना होगा। यानी कोई समस्या या यूज कीजिए और उसका कारण पूछिए, ठीक है। इसे थोड़ा ध्यान में रखिएगा, तब चीज़ें और भी आसानी से आपको समझ में आएगी। देखिए ये पूरा का पूरा टॉपिक है रिसर्च का, ठीक है। ये MA के बच्चों को पढ़ना होता है, लेकिन BA में इसको कंपाइल कर दिया तो थोड़ा डिफिकल्ट आपके लिए हो रहा है, क्योंकि आपने BA तो किया नहीं, BA में ही MA का चीज़ आ गया। तो अगर आप फिलॉसफी से BA किए रहते तो आपका एक अलग ढंग का होता था पहले का, लेकिन अभी MA की चीज़ को BA में डाल दिया है, तो ये अभी टफ लगता है, क्योंकि आपका बैकग्राउंड तो फिलॉसफी का रहा नहीं है, ठीक है। इस वजह से थोड़ी बहुत चीज़ों को उदाहरण के रूप में हम जो बताते हैं ना, उसको समझिएगा और चीज़ों को थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। थोड़ी डिफिकल्टी होगी, लेकिन चीज़ों को जब बार बार सुनिएगा ना, तो चीज़ें आपको याद हो जाएगी। एक बार नहीं, 2 बार। फिलॉसफी में कोशिश कीजिए, जितना भी लेक्चर हम लिए हैं ना, उसको 2 बार जरूर देख लीजिए। 2 बार देख लीजिएगा, चीज़ें याद हो जाएंगी, बहुत अच्छे से आपका तैयारी हो जाएगा। तीसरा है बृहत्तर जो है ना नियमाधीनता, ठीक है। इसके अंतर्गत जो होता है ना बच्चों, इसमें एक सामान्य नियम के अंतर्गत किसी समस्या की व्याख्या करने का प्रयास किया जाता है।
उदाहरण के रूप में देखिए कि जो पेड़ से मान लीजिए कोई फल नीचे गिरता है तो वो गिरता क्यों है, अगर इसके बारे में आपको जानना होगा, यानी उसके कारण को कि कोई भी पेड़ से फल नीचे ही क्यों गिरता है, इसका कारण आप जब जानना चाहिएगा तो इसके पीछे आपको ये लॉजिक पहले से जान लेना होगा, क्योंकि इसके ऊपर रिसर्च हो चुका है। जानते हैं न्यूटन बाबा क्या किए थे, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दे दिया है कि भाई कोई भी चीज़ ऊपर फेंकिएगा तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो नीचे आ जाता है। ये तो न्यूटन साहब बता दिए। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए ना कि देखिए एक नियम है गुरुत्वाकर्षण का, इसी के आधार पर यह पता चलता है कि कोई भी चीज़ ऊपर फेंकिएगा तो वो नीचे आके गिरेगा, यानी पेड़ से जो आम या कोई भी चीज़ फल जो है वो नीचे ही गिरता है। तो इसका रीजन ये है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण। ये आपके पास एक नियम है जिसको आप जानते हैं, तब आप उसके कारण को पता कीजिएगा तो आसानी से पता कर पाइएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक ढेले को आपने ऊपर फेंका, यानी आकाश में फेंक दिया, वो ढेला फिर देखिएगा नीचे आके गिरेगा। इसके कारण को आप जानना चाहिएगा कि आखिर वो ढेला हम ऊपर फेंके और वो नीचे आके गिर गया, तो इसके पीछे का क्या कारण है। तो इसमें एक ही उदाहरण अच्छा होगा, फिट बैठता है, जो कि नियम दिया गया है पहले से, गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है, इसको लगा दीजिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई देखिए कोई भी चीज़ को हम लोग ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे गिरेगा, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा है, इसीलिए वो अपनी ओर चीज़ों को अट्रैक्ट करता है या खींचता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यही होता है, इसका मतलब बृहत्तर नियमाधीनता का मतलब होता है ना कि कोई भी एक नियम है, उसी के अंदर आप कोई भी कारण का जो है ना सॉल्यूशन खोजने का प्रयास कीजिए, यानी कि उसका जो रिजल्ट खोजने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। यही 3 इसके प्रकार हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव बनेंगे वो ये बनेंगे, वैज्ञानिक व्याख्या का वर्णन करें या फिर वैज्ञानिक व्याख्या के भेद का वर्णन करें, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन बने तो इसका उत्तर यही लिखिएगा जितना चीज़ अभी बता दी उसको पूरा। इतनी चीज़ों को समझने के बाद अब हम लोग कुछ फिलॉसफी के MCQs को देख लेते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम में बनेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन तो रहना ही है, क्योंकि आपको पता है कि 10 क्वेश्चन तो आपका ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। तो इसी तरह से हम लोग कोई भी वीडियो डालेंगे तो उसमें 4-5 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव कराते चलेंगे, ताकि आपको बर्डन ना हो। आपके लिए ऑब्जेक्टिव ये ना हो कि बाद में करें, तब कुछ चीज़ें आपका पहले से क्लियर रहेगा। उसके ऊपर हम लोग फिर से स्पेशली ऑब्जेक्टिव के ऊपर एकदम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें 100 क्वेश्चन आपका करा देंगे, तो ऑब्जेक्टिव भी आपका पूरा सही होगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमारे तरफ से प्रयास की जा रही है कि आपका फिलॉसफी जो है कमजोर विषय है, जो आप लोग हर हमेशा बोलते हैं कि सर मेरा वीक है, तो इसको अच्छे से कर दें। और एक बात और भी बता देते हैं आपको, यूनिट 1 का जो है एक मैराथन बनाएंगे, उसमें और भी चीज़ें क्लियर कर देंगे, ठीक है। उसमें और भी डिटेल आपको बता देंगे, क्योंकि आपको एक तरह से यहाँ पे ओवरव्यू दे दिए, लेकिन डिटेल अभी चीज़ें और भी आपको स्पष्ट कराएंगे। क्योंकि चीज़ें जब देखिए धीरे धीरे आपको पकड़ाएंगे ना, कोई भी चीज़ है तो आपको एकाएक आपको डाल देंगे आपके पास, तो आप उसको नहीं पकड़ पाइएगा, थोड़ी आपको परेशानी होगी। तो इन चीज़ों को हम लोग और भी डिटेल पढ़ लेंगे जब हम लोग यूनिट 1 का पूरा मैराथन तैयार करेंगे तब। लेकिन पहले आपका जो है ना पूरा सिलेबस, इसको पहले कंप्लीट करते, एक एक क्वेश्चन को बताएंगे, फिर वहाँ पर हम लोग काम करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है आगमन है। आगमन में हम लोग क्या करते हैं, यही चीज़ पूछ रहा है। या आगमन कैसा है इसको बताना है। सामान्य से सामान्य की ओर चलता है, या सामान्य से विशेष की ओर चलता है, या विशेष से सामान्य की ओर जाता है, या विशेष से विशेष की ओर जाता है। तो देखिए आगमन के बारे में 2 चीज़ याद रखिएगा। आगमन जो है ना ये होता है कैसा, तो ये होता है बच्चों, ये विशेष से सामान्य की ओर जाता है। जैसे कि मान लीजिए आगमन में हमने आपको बताया था कि निगमन और आगमन ये तर्क के 2 प्रकार हैं। तो निगमन में हमने क्या बताया था, निगमन में कोई नियम है, उसके बाद उसका जो है व्याख्या होता है। तो पहले उसमें क्या होता है, उसमें होता है सामान्य। नियम क्या है, वो सभी के लिए जनरल है, यानी सामान्य पर वो लागू होता है, यानी हम पे भी लागू होगा, आपके ऊपर भी लागू होगा, सब पे लागू होगा। और अगर मान लीजिए कोई नियम है तो उसी के आधार पर कोई भी चीज़ सॉल्व होगा। मान लीजिए a + b का होल स्क्वायर बराबर, जो आपको पता है कि आपको फॉर्मूला पता है, a² + 2ab + b² होता है, ये तो सबको लगाना होगा ना। अगर मान लीजिए आपको बोलेगा a = 1 है, b = 2 है, तो आप इस दोनों का मान निकालिए। तो मान जब निकालने के लिए बोलेगा तो यही कीजिएगा, a + b का होल स्क्वायर लगा दीजिएगा, उससे जो वैल्यू निकलेगा a + b का मान निकल जाएगा। तो यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो निगमन में होता है ना, नियम दिया जाता है, और आगमन में क्या होता है बच्चों, पहले उदाहरण होता है, फिर उसके बाद नियम बनता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एगो आम आप देखे, उसको खाए वो मीठा लगा, फिर दूसरा आम को पका हुआ आम खाए वह भी मीठा था, तीसरा पका आम खाए वह भी मीठा था। तो आप क्या बनाइएगा, बोलिएगा जितना भी पका हुआ आम होता है वो सब मीठा होता है। ये आप एक नियम बना दिए। कैसे, उदाहरण के बाद ना आपने 5-6 को के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया कि भाई 5-6 को आम खाए, सब पका हुआ था और सब मीठा लगा, तो उसके बाद आपने उदाहरण क्या बना दिया, यानी कि एक नियम क्या बना दिया, जो पका हुआ आम होता है वो मीठा होता है, ठीक। तो यही होता है आगमन। आगमन में जो होता है ना वो एक से चलता है, यानी विशेष से चलता है। विशेष का मतलब था एक व्यक्ति से शुरू होकर वो सभी के लिए लागू हो जाता है। लेकिन निगमन में ठीक उल्टा होता है, ये सब पे शुरू होता है और एक पर खत्म होता है, यानी कि सभी व्यक्ति के लिए ये सबके हित की बात करता है और एक पर आके ये खत्म हो जाता है निगमन में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ना सी होगा, यानी कि विशेष से सामान्य की ओर क्या चलता है बच्चों, तो ये आगमन चलता है, ठीक। अब दूसरे सवाल को देखिए, इसी तरह एक्सप्लेन कर देंगे ना तो आपका चीज़ और भी क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप थोड़ा बोरीला मत महसूस कीजिएगा कि सर मतलब ज़्यादा देर ले रहे हैं, आप क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर क्यों नहीं बता रहे। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर बता देंगे, आपको याद भी नहीं रहेगा, लेकिन समझा देंगे तो याद हो सकता है, बातें याद भी रह जाए, ठीक है। अब देखिए आगमन में हम क्या करते हैं, उसके बाद देखिए इसका सही उत्तर होगा जो है 2 नंबर का, इसका सही उत्तर ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, ठीक है। जैसे आगमन तर्क जो होता है ना, उसमें हम क्या बोले, एक आम खाया मीठा लग गया, इससे आपको ये पता चला ना कि पका हुआ एगो आम खाएंगे तो वो मीठा लगता है, दूसरा आम भी खाए वह भी आपको मीठा लगा, तीसरा आम भी खाए वह भी मीठा लगा। तो इससे क्या
फॉर्मूला निकालें कि देखिए जितना भी आम खाइएगा पका हुआ सब मीठा है। तो ये क्या हुआ, पहले ज्ञात हुआ आपको कि हर एक आम जो होता है पका हुआ वो मीठा होता है, तब ना फॉर्मूला निकला बच्चों। तो फॉर्मूला तब ना निकला कि भाई सबके लिए ये लागू हो गया। तो यही होता है, इसमें पहले ज्ञात चीज़ें आप जानते हैं फिर अज्ञात चीज़ों की ओर जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आगमन में। अब आज ये दूसरा क्वेश्चन जो है आपके लिए, ये क्वेश्चन जो है ना ये आपका यूनिट 3 का क्वेश्चन है, लेकिन यहीं से आपको यूनिट 3 का भी इंट्रोडक्शन देते जा रहे हैं, चूंकि चीज़ों को बताते जा रहे हैं, ठीक है। प्रकल्पना क्या होता है, यानी परिकल्पना बोले या प्रकल्पना बोले, दोनों का मतलब यही होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोथेसिस, ठीक है। जब रिसर्च पेपर पढ़िएगा ना वहाँ पे हाइपोथेसिस अलग होता है, लेकिन फिलॉसफी का हाइपोथेसिस अलग है। इसीलिए यूट्यूब पर कहीं भी सर्च मारिएगा, वो जो हाइपोथेसिस बता रहा है ना बच्चों, वो रिसर्च पेपर का हाइपोथेसिस है, नॉट फॉर फिलॉसफी का, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यूट्यूब पर फिलॉसफी कोई पढ़ाया नहीं है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप वो हाइपोथेसिस मत पढ़ लीजिएगा। कोई टीचर भी हो सकता है कि यूट्यूब वाला ही पढ़ के आपको पढ़ा भी देगा हाइपोथेसिस, लेकिन वो हाइपोथेसिस अलग है, और जो आप पढ़ रहे हैं ये फिलॉसफी का हाइपोथेसिस है, वो रिसर्च का हाइपोथेसिस है। जब आप पीएचडी कीजिएगा तब उसको पढ़ना है जो यूट्यूब पे आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो फिलॉसफी पढ़ना है ना, इसमें हाइपोथेसिस का मतलब थोड़ा ढंग इसका अलग होता है, इसकी थियोरी अलग हो जाती है, ठीक है। इसीलिए थोड़ा ध्यान में रखिएगा, हाइपोथेसिस होता है कि है, बट इसमें थोड़ी चीज़ जो अप्लाइड चीज़ें हैं ना वो बदल जाती है। तो देखिए परिकल्पना क्या होता है ये आपसे कुछ पूछ रहा है। तो ये देखिए एक अटकल होता है जिसमें ऐसा प्रमाण निकालने का प्रयास किया जाता है जिससे ज्ञात तथ्यों के अनुकूल हो, ठीक है, हो कारण। परिकल्पना होता क्या है इसको पहले बता देते हैं। परिकल्पना का मतलब होता है जो आप सोचते हैं, यानी जो आपके दिमाग में अभी चल रहा होगा कि हमको फिलॉसफी में इस बार जो है ना, पिछली बार हमको कम नंबर आया तो इस बार हमको ज़्यादा नंबर लाना है, तो ये जो आपके दिमाग में चल रहा है ना इसी को बोलते हैं परिकल्पना। कल्पना का मतलब ही हो गया कल्पना करना या सोचना, और परि का मतलब होता है चारों ओर, यानी कि चारों ओर जो आप अपने दिमाग के चारों ओर जो कल्पना करते हैं सोचते हैं उसी को बोलते हैं परिकल्पना, ठीक है। इसके बारे में जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पर और भी डिटेल इसको बता देंगे अच्छे से। उसके बाद आज ये दूसरा क्वेश्चन जो है आपके लिए, परिकल्पना की सत्यापन में व्यवहार होता है, यानी कोई भी परिकल्पना है उसका सत्यापन में कौन कौन चीज़ों का व्यवहार किया जाता है। तो उसमें देखिए केवल नियम का नहीं बल्कि केवल निरीक्षण का, प्रयोग का, ये तीनों ऑप्शन है। तो देखिए ये तीनों का यूज होता है, यानी कि नियम का भी होता है, निरीक्षण का भी, प्रयोग का भी। इनकी कोई भी परिकल्पना का टेस्ट जो होता है ना उसके लिए ये तीनों ही चीज़ें यूजफुल है या प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए था, इंपॉर्टेंट था, क्योंकि परिकल्पना का एक हमको इंट्रो देना था तो वो हम बता दिए क्वेश्चन के माध्यम से। यानी परिकल्पना, देखिए परिकल्पना जो आप लिखिए परि प्लस कल्पना होता है, इसी को बोलते हैं परिकल्पना। परि का मतलब होता है बच्चों चारों ओर, ठीक है, और कल्पना का मतलब होता है ना कि जो आप सोचते हैं, कल्पना का मतलब सोचना, और परि का मतलब होता है चारों ओर, मतलब आप अपने चारों ओर के बारे में जो सोचते हैं उसी को बोलते हैं परिकल्पना। अब आगे की वीडियो में इसके बारे में डिटेल आपको बता देंगे, क्योंकि और भी चीज़ें और कंसाइज हो जाएंगी और कंसेप्ट आपके पास तैयार हो जाएगा, ठीक है। आज की वीडियो में हमने प्रयास किया है चीज़ों को तोड़ के उदाहरण के माध्यम से बताने का। देखिए फिलॉसफी में आपको समय देना होगा, आप कुछ नहीं कीजिए, 2 बार वीडियो को देखिएगा, हर एक वीडियो को आप एक बार जैसे देखना हो वैसे देखिए, दूसरी बार आप स्पीड बढ़ा दीजिएगा, उसके बाद वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। चीज़ें और भी स्पष्ट होंगी, याद जब चीज़ें हो जाएंगी ना तो आपको और भी मजा आएगा, क्योंकि आगे का चीज़ जो है ना और भी डिफिकल्ट थोड़ा होने वाला है। इसीलिए अभी से हम आपको बता रहे हैं, फिर से पूरा यूनिट 1 का जितना पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करके रहिएगा, रिवीजन आपका हो के रहेगा। तो उसके बाद अगला जो टॉपिक हम लोग लाएंगे ना वहाँ पे उसका काम आएगा, वहाँ पे हम आपको उसको ऐड ऑन करते हुए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि वो टॉपिक तभी समझ पाइएगा वहाँ पे, चूंकि आपको थ्योरी पढ़ना है, मिल से एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, यानी मिल की जो थ्योरी है ना उसको पढ़ना है, तो उसको पढ़ने से पहले आपका पूरा रिवीजन होना चाहिए। आप रिवीजन कर लीजिएगा, नहीं देखें तो देख लीजिएगा वीडियो को, पूरा पहले वाले वीडियो को, ठीक है। उसके बाद उन चीज़ों को आप देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।